आज इस वीडियो में हम थायराइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थायराइड है क्या, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होता है, इशू क्या आते हैं, फिर उसका सोल्यूशन क्या है, फिर उसके बाद हम कुछ योगा बताने वाले हैं, योगा एंड प्राणायाम जो बहुत ज़रूरी है थायराइड के लिए, थायराइड के इशू को ठीक करने के लिए। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे डाइट के बारे में जो आपको अगर आपको थायराइड की बीमारी से परेशान है तो आप उस डाइट को ले सकते हैं। कुछ ऐसे आहार हैं और कुछ ऐसे भी आहार हैं जिनका आपको परहेज करना चाहिए। तो अगर आप थायराइड से रिलेटेड जानकारी जानने में अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो डायरेक्टली आप योगा पे जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने टाइमिंग यहाँ पे दे रखा है अपने योगा का, आप वहाँ पे डायरेक्टली आप योगा देख सकते हैं एंड उसके बाद डाइट देख। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि थायराइड है क्या। थायराइड जो है एक ग्लैंड है, ग्रंथि है जो हमारे गले में यहाँ पे होता है। एक तितली के आकार का, बटरफ्लाई के आकार का होता है थायराइड, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का। ये जो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो दो तरह के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, एक T3 एक T4। ये दोनों का संतुलन बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के हर बॉडी के एवरी पार्ट्स के फंक्शनिंग के लिए, चाहे वो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हो, डाइजेशन से रिलेटेड हो, बोन से रिलेटेड हो, एवरीथिंग। तो सब में थायराइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे शरीर के लिए। तो अब अगर जैसे आपको पता कैसे चलेगा कि आपको थायराइड टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, आपके बॉडी में प्रॉब्लम है, तो अगर आपको ऐसा लगे कि सडन अगर आपका सबसे जो मेजर इशू आता है वो है वेट गेन या वेट लॉस, सडनली अगर आपका वजन बहुत बढ़ गया है या फिर सडनली आपका वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो आपको थायराइड टेस्ट करवा लेना चाहिए। या फिर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर दूसरा केस है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ही जल्दी ठंड लगने लगती है, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपको स्वेटिंग होती, पसीना होता है, तो आप थायराइड टेस्ट ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके इसमें कुछ इम्बैलेंस हो। अगर आप टेस्ट करवा लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये थायराइड जो होता है दो तरह के इशू आता है। या तो हमारा थायराइड जो होता है हाइपर एक्टिव होता है, या तो ओवर एक्टिव होता है, या अंडर एक्टिव होता है। अगर जरूरत से ज़्यादा अगर सिक्रीशन हो रहा है T3 या T4 हार्मोन्स का, तो उसे हम हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। और अगर जितना नॉर्मल ज़रूरत है अगर उससे कम हो रहा है तो उसे हम हाइपर थायराइडिज्म। हाइपो के केस में क्या होता है कि सडनली हो सकता है आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू होने लगे, आपको ज़रूरत से ज़्यादा सुस्ती और थकान महसूस होने लगे, या फिर हो सकता है कि आपका हेयर फॉल होने लगे, या फिर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ठंड, मतलब अगर आप ठंड को लेके बहुत ही सेंसिटिव हो जाएंगे, आपको ठंड बहुत जल्दी लगने लगेगी, तो इसका मतलब ये हाइपो के लक्षण है। और अगर हाइपर थायराइडिज्म है तो इसके लक्षण होता है कि सडनली आपका वेट बहुत ही लॉस हो सकता है, सडनली आपका वजन बहुत कम हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन के जस्ट अपोजिट आपको डायरिया की शिकायत हो सकती है, आपको ठंड लगने की बजाय आपको ज़रूरत से ज़्यादा स्वेटिंग होती है। अगर मौसम बहुत अनुकूल है, बहुत ही नॉर्मल है, फिर भी आपको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो समझ जाइए आपको हाइपो प्रॉब्लम ये आती है। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये इम्बैलेंस होता क्यों है हमारे शरीर में इस हार्मोन्स का। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट मेजर जो रीजन है वो हो सकता है कि आपका न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हो। अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा आपके खाने से, तो हो सकता है वो वजह हो, जिसमें न्यूट्रिशन में से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आयोडीन की कमी हो सकती है, आपको जिंक की कमी हो सकती है, सेलेनियम की कमी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने खाने से पूर्ति कर सकते हैं। ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी कि क्या आपको खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए इसके लिए। एंड दूसरी जो चीज़ें हैं, अगर आपका ऑटो इम्यून डिजीज हो रहा है, ऑटो इम्यून डिजीज क्या है कि आपका बॉडी जो है इंटरनली आपके बॉडी को अटैक करना शुरू कर देता है। इसका मतलब जो आपका इम्यून सिस्टम है, आपका बॉडी उस इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, तो इस चीज़ को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो इस तरह की अगर ये डिजीज है तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपका थायराइड ग्लैंड के इम्बैलेंस होने में, सिक्रीशन का इम्बैलेंस होने में। अब पॉइंट आता है, अब स्टेप आता है कि इस चीज़ को क्योर कैसे करें, इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है।
तो सोल्यूशन है कि आप अपने न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसका मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लेनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए खाने में। एंड दूसरा है आपको विटामिन डी। विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। वो क्या है, आपके इम्यून सिस्टम को ठीक कर रखता है, वो आपके बोन्स में जो कैल्शियम वगैरह है उसका एब्जॉर्प्शन को ठीक करता है, तो मेटाबॉलिज्म को आपको नॉर्मल करता है। तो ये सारी चीज़ों में विटामिन डी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस को अपनी लाइफ से थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिए। हालांकि इसको कम करना आजकल की लाइफस्टाइल में थोड़ा सा पॉसिबल कम दिखता है, बट इस चीज़ को आप कम कर सकते हैं अपने रेगुलर की अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अडेप्ट करके, योगा करके, हेल्दी खान पान आपका होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देकर अपनी स्ट्रेस लेवल तो कम ज़रूर कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है योगा। योगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हर तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए। तो थायराइड भी उसमें से एक है। तो चलिए अब कुछ ज़रूरी योगा करते हैं जो आपके थायराइड के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि 3 ऐसे प्राणायाम हैं जो आपके सिर्फ थायराइड के लिए नहीं बल्कि हर तरह के आपके बॉडी में जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ठीक रखता है। वो प्राणायाम में सबसे पहले प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम, फिर है कपालभाति, अनुलोम विलोम। ये 3 जो प्राणायाम है सिर्फ थायराइड के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये सभी तरह के बीमारियों को अगर आप रेगुलरली 10-15 मिनट इन प्राणायाम्स को करते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। आप खुद इसका रिजल्ट देखेंगे। अगर 1 महीने रेगुलर भी कर लेते हैं तो आपको अपने बॉडी पे इसका असर दिखेगा। तो ये 3 तो मैंडेटरी है। आप हर टाइप के लोग, हर टाइप के मतलब हर तरह की बीमारियों वाले आप ये ज़रूर कीजिए 3 प्राणायाम। और जो इफ़ेक्टिव है आपके थायराइड के लिए वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। एक है उज्जयी प्राणायाम और दूसरा है आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम का उच्चारण भी है आपके हार्ट जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, प्लस ये थायराइड के लिए, गले के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ओम का उच्चारण। तो सबसे पहले ये 3-4 प्राणायाम हम करेंगे। उसके बाद कुछ योगा है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है थायराइड के लिए, स्पेशली थायराइड के लिए योगा मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। तो सबसे पहले हम करेंगे वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही इजी है। ये आप पद्मासन की स्थिति में भी बैठ के कर सकते हैं। मैं सुखासन की स्थिति में भी बैठी हूँ तो आप सुखासन की स्थिति में भी बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन की भी स्थिति में बैठ सकते हैं। तो चलिए मैं बैठती हूँ पद्मासन की स्थिति में, क्योंकि मुझे ये आसन बहुत ही पसंद है। पद्मासन आप एक पैर को ऐसे कर सकते हैं, अर्ध पद्मासन करना है तो जस्ट आप इसको नीचे की तरफ रख सकते हैं, और अगर पद्मासन करना है तो इसको इस पैर के ऊपर रख सकते हैं, थाई के ऊपर। तो ये हो गया आपका पद्मासन की स्थिति में। और ये आपका ध्यान मुद्रा कर सकते हैं, वायु मुद्रा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो चलिए मैं ध्यान मुद्रा में करती हूँ। और इसमें क्या है, आपको नाक से ही श्वास लेना है बहुत ही स्लोली, और बहुत ही स्लोली आपको नाक से ही सांस को छोड़ते हुए छोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। आप आंखें मूंद कर भी कर सकते हैं, आप आंखें अपने बंद भी कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान में लीन होना, अगर अपने सांसों पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो आप अपने आंखों को बंद कर दीजिए और अपने श्वास पे सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए, सांस लेने पे और सांस छोड़ने पे। इससे क्या आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके प्राणायाम पे रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर से गहरी सांस लेना है नाक से, और नाक से ही गहरी सांस छोड़ना है, दोनों नाक से। तो ये हो गया आपका भस्त्रिका प्राणायाम। अब जो दूसरा प्राणायाम हम करेंगे वो है कपालभाति। कपालभाति भी बहुत ही इफेक्टिव है थायराइड के लिए, और सिर्फ थायराइड के लिए ही नहीं, बहुत सारे अन्य बीमारियों के लिए भी आपको इफेक्टिव है। आपको पता भी नहीं होगा कि आप किन किन चीजों से आप बच सकते हैं। तो चलिए करते हैं दूसरा कपालभाति। कपालभाति में आप क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले गहरी सांस लेनी है और फिर सांस आपको बस छोड़ना है।
छोड़ना है और जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे आपका पेट जो है अंदर की तरफ जाएगा ऐसे। फिर अगर आपको थोड़ा रेस्ट करना है तो आप रेस्ट कर सकते हैं, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हो सके इस कपालभाति को भी आप 5 मिनट कीजिए, 5 मिनट काफी है। 5 मिनट आप भस्त्रिका प्राणायाम को भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर से कपालभाति करते हैं। आपको सांस छोड़ने पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। एक गहरी लंबी सांस लीजिए, फिर आपको बस छोड़िए एकदम जल्दी, और वो भी नाक से। मुंह आपका बंद होना चाहिए, आंखें बंद कीजिएगा तो बहुत अच्छी है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आपका पूरा सांस पे रहेगा। तो पेट अंदर जाएगा, आपका सांस बाहर निकलेगा। जैसे आप छींकते हैं ना वैसे। ये हो गया आपका। और जो तीसरा प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। वो भी ये 3 जो मैंने कहा आपको प्राणायाम, ये तो मैंडेटरी रखिए। आप अपने हर योगासन, योगा स्टार्ट करने से पहले दिन में अगर आप शुरुआत करते हैं अपने योगा से, तो आप प्राणायाम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 3 प्राणायाम जो है कंपल्सरी रखिए आप अपने रूटीन में। तो तीसरा हो गया आपका अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम में क्या करना होता है, या तो आप वायु मुद्रा में अपने हाथ को कर लीजिए, नहीं तो नॉर्मली अगर आप ऐसे भी नहीं कर पाते हैं तो जस्ट इस नाक, इस अंगूठे से इस हाथ को, और ये आप खुला छोड़ सकते हैं, फिर दूसरे में इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक नाक से आप सांस लेते हैं, ठीक है, फिर उसको आप बंद करते हैं, फिर दूसरे नाक से आप सांस छोड़ते हैं। और प्रोसेस बहुत ही स्लो होना चाहिए। और जिस नाक से आप सांस छोड़ते हैं फिर उसी नाक से आप सांस लीजिए, फिर उस नाक को आप बंद करके आप फिर दूसरे नाक से सांस छोड़ सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा आपके, पूरी तरह से सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए ऐसे। बंद करते हैं, सांस छोड़ते हुए, फिर इसी से हम सांस लेते हैं, लंबी और गहरी सांसें लेनी है, फिर इसको बंद करेंगे इस नाक को ऐसे। इसको मैं साइड से दिखा रही हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। फिर दूसरे वाले नाक से हम सांस लेते हैं, फिर इसको बंद करते हैं, फिर इस नाक से हम सांस छोड़ेंगे स्लोली, फिर इसी से हम सांस लेंगे। इसे भी आप 5 मिनट कर सकते हैं। हो सके तो आप पॉज करके वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा मैं करूंगी तो आपका वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथ हो जाएगा। तो आप इसे अपने तरीके से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। 5 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नेक्स्ट जो है वो करते हैं हम उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये थायराइड के लिए बहुत ही ज्यादा। इसमें क्या आता है, उज्जयी प्राणायाम के साथ साथ हम जालंधर बंद भी करते हैं। तो अगर करते हुए हो सकता है मैं आपको पूरा डिटेल ना बता पाऊं, इसलिए मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ कि उज्जयी प्राणायाम में आप गहरी सांस लेते हुए ये गले को टाइट करके आपको गले से आवाज निकलेगी, सांस लेते हुए आवाज, गले को टाइट करते हुए। तो गले को टाइट करते हुए पूरी सांस, गहरी सांस लेनी है। फिर उसके बाद ये आपका जो चिन है, ठुड्डी है, और ये जो आपका चेस्ट है, इसको ऐसे लॉक कर देना है ऐसे, सांस को रोक कर, जो आपने सांस गहरी लिया है उसको रोकना है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ देर तक ऐसे ही रखना है, ठीक है। इसे जालंधर बंद क्रिया कहते हैं। जैसे ही आप सांस को रोक कर, अगर मान लिए 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड अगर रोक सकते हैं, 30 सेकेंड भी रोक सकते हैं तो बहुत सही। रोकते हुए फिर इसको हम, फिर क्या होता है, नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो हमारा दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से सांस छोड़ना है। ध्यान रखिएगा, दाएं नाक को बंद करना है और बाएं नाक से सांस छोड़ना है। तो ये आपका उज्जयी प्राणायाम का पूरा क्रिया हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम
इसमें सांस लेते हुए हम गले से सांस लेंगे। इसमें आवाज ऐसा नहीं कि आपको बस बाहर से आवाज निकालना है, ऐसे नहीं, आपका गले टाइट करते हुए आपका अंदर से आवाज निकलेगा ऐसे। ये जो क्रिया हो गया, आप 1 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही हो सकता है आपको प्रेशर हो, जो सांस लेंगे आप पूरा गर्दन आपकी एकदम, जो गला होगा आपका टाइट हो जाएगा, आवाज निकलेगा, आप गले से आवाज आपका निकलेगा। तो वो सांस लेते हुए वो आपकी आवाज निकलेगी। तो वो ऐसे नहीं, आपको जस्ट ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो आप देखिएगा, फिर से इसको थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए और इसको हो सके तो 10 से 11 बार कीजिए। और हाँ, जो जालंधर बंद है वो लोग तो अवॉइड करें जिनको सर्वाइकल पेन हो। सर्वाइकल पेन में अगर ऐसे करते हैं तो आपका शायद गर्दन में यहाँ पे आपका दर्द हो, तो ये ना करके डायरेक्ट आप श्वास छोड़ सकते हैं ऐसे ही। गले से आपका आवाज निकलता है, सांस गहरी सांस लीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए। तो सर्वाइकल पेन वाले वो वैसा ना करें, या फिर जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, लो बीपी की प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका बीपी लो हो जाता है, तो वो लो ब्लड प्रेशर वाले इसको अवॉइड करें करने के लिए। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट कर। सांस लेते हुए एकदम गले आपका टाइट हो जाएगा गले से, ऐसे देखिए। बहुत लोगों को खांसी भी आ सकती है, इसमें खांसी भी आएगा, तो ठीक है, थोड़ा सा पानी, हल्का सा 1 घूंट पानी पी लीजिए। मैंने पानी नहीं पिया हुआ इसलिए मेरा गला सूखा हुआ है, तो पानी पी लीजिए एंड फिर से इसको वापस से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको सांस लेना है पूरा, गले से आपका आवाज आएगा, आवाज लेते हुए सांस लेना है और वो सांस को होल्ड करना है इस जालंधर बंद में, एंड फिर सांस को छोड़ना है बाएं नाक से। ठीक है, दाएं नाक को बंद रखिए और बाएं नाक से छोड़ना है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये हो गया आपका उज्जयी प्राणायाम। इसे आप प्रैक्टिस कीजिए 10-11 बार। ये है पर्टिकुलरली आपके। नेक्स्ट जो इफेक्टिव है वो है आपका ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण क्या होता है, आपका पेट से जाते हुए हार्ट से फिर आपका ये गले तक आता है, विशुद्धि चक्र तक, तब होता है आपका ओम का उच्चारण। तो ओम का उच्चारण, जिनको दिल की प्रॉब्लम है, हार्ट का इशू है, गले का प्रॉब्लम है, वो ओम का उच्चारण रेगुलरली कीजिए, क्योंकि ओम का उच्चारण बहुत ही बेनिफिशियल है। रोज कोशिश कीजिए आप ओम का उच्चारण जरूर कीजिए। तो चलिए, ओम का उच्चारण नॉर्मल लोग वाले भी कर सकते हैं, मैं खुद ओम का उच्चारण रेगुलरली करती हूँ। तो कैसे करना है, लंबी सांस लेते हुए जितना लंबा हो आपका ओम का उच्चारण उतना सही है। आप कोशिश कीजिए जितना गहरी सांस ले सके, जितना गहरा उच्चारण हो सके। तो ये हो गया ओम का उच्चारण। आप रेगुलरली कीजिए, इसको भी 5-10 बार तो जरूर कीजिए।
तो ठीक है, अब है जो योगासन मैं बताने वाली हूँ, तो जिसमें सबसे पहला जो योग वो है सिंहासन। सिंहासन को सिंह मुद्रासन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम अपनी जो मुद्रा बनाते हैं, जो अपना चेहरा बनाते हैं, वो सिंह की तरह बनाते हैं, शेर की तरह, तो इसलिए इसको सिंहासन भी कहते हैं, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है। तो चलिए, सिंहासन हम वज्रासन की स्थिति में बैठ के करते हैं। आप चाहें तो पद्मासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। पद्मासन नहीं बैठ सकते तो आप सुखासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। हाथों को, अगर पद्मासन में बैठे हुए हैं तो हाथों को ऐसे करके आगे की तरफ ऐसे, आप हाथों को ऐसे कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे पेन हो रहा है हाथों में, तो आप नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया पद्मासन की स्थिति में। अगर वज्रासन की स्थिति में बैठना है तो आप ऐसे बैठ सकते हैं। सबसे पहले ऐसे वज्रासन में आपको दोनों पैर के पास में ये इस पंजे पे बैठना है आपको, बीच में जो गैप है ऐसे, और इस पैर को ऐसे कीजिए, ठीक है। इस पैर पे आप ऐसे बैठे हुए हैं, दोनों पैर में, दोनों पैर के बीच में ऐसे गैप है, ठीक है। तो आप ऐसे बैठ सकते हैं और आपका जो हाथ है वो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप अपने चेहरे को जितना हो सके जीभ को बाहर निकालिए और आवाज निकालते हुए आंखों को पूरा खोलना है। चाहे आप आंखों को कंसंट्रेशन आप यहाँ नाक के बीच में देखें या फिर पूरा खोल के सामने की तरफ देखें। तो ऐसे जितना हो सके आप जीभ निकालिए। ये हो गया। ये बहुत ही इफेक्टिव है आपके थायराइड ग्लैंड के लिए। जितना भी आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ है, चाहे वो हाइपर से रिलेटेड हो चाहे हाइपो से रिलेटेड हो, वो आपका ठीक हो जाएगा। ये सिंह मुद्रासन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए इसको फिर से करते हैं। सोचिए कि जैसे आप सांस लेते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे जीभ निकालते हुए पूरा आवाज निकालना है और आंखों को पूरा खोल देना है, जैसे आप शेर हो। कुछ देर के लिए आप समझ जाइए कि आप शेर हो, बब्बर शेर। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका सिंह मुद्रासन। ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपली ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत ही कुछ आसन जो है वो लेट कर करने वाला है और कुछ आसन जो बैठ कर करने वाला है। तो बैठ कर जो आसन है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें आपके थायराइड के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो वो है आसन मैंने अपने पहले के भी वीडियो में करके दिखा हुआ है। वो है उष्ट्रासन, आप कर सकते हैं, मर्जरी आसन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उष्ट्रासन हम करते हैं। उष्ट्रासन में आप क्या कर सकते हैं कि आपके दोनों पैर के बीच में गैप ऐसे होना चाहिए, इतना गैप होना चाहिए, ठीक है। तो इस पैर की सीध में ये होना चाहिए पैरेलली, और इस पैर की सीध में ये पैरेलली। तो उष्ट्रासन में जो सबसे पहला है, जो इजी पड़ता है, अगर आपको बैक में थोड़ा पेन हो रहा है, हालांकि ये बैक पेन के लिए भी बहुत सही है। बैक में पेन हो रहा है, आप अगर पीछे बहुत ज्यादा नहीं मुड़ पा रहे हैं, तो आप जस्ट हाथों को अपने कमर के पीछे रखिए और इसमें क्या है कि आप पीछे से सांस लेते हुए ऐसे जाइएगा। इसमें जो है आपका जो थायराइड जो ग्रंथि है ये बहुत ही इफेक्टिव होता है यहाँ पे, इसलिए इस आसन को हम करते हैं, उष्ट्रासन को। तो सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, अपने सर को स्ट्रेच करते हुए पीछे की तरफ, एंड फिर सांस छोड़ते हुए नॉर्मल ऐसे। अगर आप चाहें तो बैक में वैसे ही पोजीशन में आप कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, वैसे। एंड वापस नॉर्मल। तो ये हो गया उष्ट्रासन। ये उष्ट्रासन का पहला वेरिएशन है जो थोड़ा इजी है, और दूसरा जो वेरिएशन है वो है कि आप इस हाथ से इस पैर को यहाँ पे पकड़ेंगे एंकल पे, और इस हाथ से आप इस एंकल को पकड़ेंगे। तो जस्ट सांस लेते हुए पीछे जाएंगे और जो आपका गर्दन होगा वो पीछे की तरफ होगा। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्लैंड, जो आपका गर्दन होगा वो पूरा स्ट्रेच होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रंथि है आपकी, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो चलिए
सांस लेते हुए यहाँ पे होल्ड करेंगे कुछ सेकेंड, वापस सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन। ये हो गया आपका उष्ट्रासन। उष्ट्रासन का दूसरा वेरिएशन हो गया। इसे आप रिपीटेशन में कर सकते हैं, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, ठीक है। ये आप अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर भी है, बहुत ज्यादा अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अपनी बॉडी के कंफर्ट के अकॉर्डिंग योगा कीजिएगा, ठीक है। वो है मर्जरी आसन। मर्जरी आसन भी बहुत ईजी है, आप देखिए कैसे करते हैं। इसमें आप सबसे पहले दोनों हाथों को यहाँ पे ऐसे पोजीशन में एकदम, ये आपका पैरेलल होना चाहिए इस पैर के, ये भी पैर उतना ही गैप होना चाहिए जितना आपका उष्ट्रासन में गैप था। बहुत ज्यादा गैप होने की जरूरत नहीं है, इतना ही गैप आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इस हाथ को इसके समानांतर पैर में रखेंगे और इस हाथ को इसके समानांतर रखेंगे, ठीक है। इसमें गहरी सांस लेते हुए हम अपनी पीठ को ऊपर उठाते हुए, और जो कंधा है हमारा, जो ये चिन्ह है, ये जो चिन्ह है, ये हमारे यहाँ पे चेस्ट पे टच होगा, जैसे हमने जालंधर बंद में किया था, ठीक है। ये सांस लेते हुए जाएंगे ऐसे अंदर की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। फिर सांस लेते हुए नीचे की तरफ, चिन जो है चेस्ट की तरफ होना चाहिए, और जो पीठ है आपके ऊपर की तरफ। काफी स्लो कीजिएगा। फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ, फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे चिन को चेस्ट की तरफ लेके जाना है। गर्दन आपका बिल्कुल बंद जाएगा, लॉक हो जाएगा एक तरफ से, एंड फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे। ये हो गया आपका मर्जरी। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है सर्वांगासन, और सर्वांगासन के बाद हम करने वाले हैं हलासन। ये जो दोनों योगा है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपके थायराइड के लिए, चाहे वो आपका थायराइड हाइपर एक्टिव हो या अंडर एक्टिव हो, वो बहुत ही इफिशिएंट है, बहुत ही इफेक्टिव है इसके लिए। क्योंकि जरूरत से ज्यादा सिक्रेशन या फिर जरूरत से कम सिक्रेशन, ये दोनों के केस में आपको, क्योंकि आपका अगर थायराइड ग्लैंड का इम्बैलेंस है तो वो ठीक करेगा। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम सर्वांगासन, उसके बाद हम हलासन करने वाले हैं। तो सर्वांगासन में सबसे पहले आप अपनी पीठ के बल लेट जाइए। सबसे पहले जो है पीठ के बल लेट जाइए, और इसमें जो है आप पैरों को धीरे धीरे अब इसे सपोर्ट रखिए अपने हाथों से, ठीक है। पैरों को धीरे धीरे सपोर्ट करते हुए इसको ऊपर उठाना है, ठीक है। ये अपने इससे आप पैरों को सपोर्ट देते हुए इसको पैरों को ऊपर उठाना है, ठीक है। आप अपने हाथों को पीछे से सपोर्ट दे सकते हैं, सांस लेते हुए ऊपर लेके जा सकते हैं। और जैसा कि नाम से ही ये जाहिर है कि ये सर्वांगासन है, मतलब ये सभी अंगों का आसन है, तो ये सभी चीज के लिए इफेक्टिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे जो ये धीरे धीरे जैसे ही आप पैरों को ऊपर उठाएंगे, ये आपको जो चिन्ह है, जो ठुड्डी है, ये गर्दन में देखिए, ये अपने आप ऐसे सट जाएगा इस स्थिति में। तो ये थायराइड के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन होता है। तो इस पोजीशन में आप हो सके तो कुछ सेकंड्स तक रुकने की कोशिश कीजिए, हो सके तो 1 मिनट तक भी रुकिए, होल्ड कीजिए। और अगर आप यहाँ पे होल्ड करें तो अपने आप सांसों को नॉर्मल ले सकते हैं, नॉर्मल सांस लीजिए, नॉर्मल सांस छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड कीजिए और धीरे धीरे वापस अगर नॉर्मल पोजीशन में आना है तो पैरों को फोल्ड कीजिए। फोल्ड करते हुए धीरे धीरे, झटके से नहीं, धीरे धीरे सपोर्ट देते हुए आप नॉर्मली ऐसे फिर से वापस अपने इसी पोजीशन में आ सकते हैं। आप इसको चाहें तो फिर से रिपीट कर सकते हैं,
ठीक है। तो इसको ऐसे ही करेंगे, धीरे धीरे इसे पकड़िएगा, इससे सपोर्ट देना है और ऊपर अपने पैरों को लेके जाना है। यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए। और फिर वापस नॉर्मल धीरे धीरे बैक टू पोजीशन। बहुत ही स्लो, झटका नहीं देना। और अब जो दूसरा करने वाले हैं वो है हलासन। हलासन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हलासन कैसे आप कर सकते हैं। इसमें भी पैरों को धीरे धीरे रोल करते ऊपर लेके जाना है, ठीक है। इसमें जो है आपको यहाँ पे धीरे धीरे पीछे लेना है। पीछे लेते हुए यहाँ पे हो सके तो आप जमीन से टच कीजिए इसको, ठीक है। आपका जो अंगूठा है वो जमीन से टच होगा। हाथों को फिर आप यहाँ पे नीचे छोड़ सकते हैं नॉर्मली ऐसे। अगर इसको आप इंटरलॉक करके रख सकते हैं तो ऐसे रख लीजिए। कुछ सेकंड तक इसको ऐसे ही इसी पोज में रहिएगा। यहाँ पे भी देखिएगा आपका जो चिन है वो चेस्ट से टच रहता है और आपका ये गर्दन जो रहता है वो लॉक रहता है। तो इसलिए आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है ये आसन। अगर आप ये पूरा जैसे ये आपका अंगूठा जो है वो टच नहीं हो पा रहा है तो आप जस्ट ये पैरेलली 90 डिग्री पे भी कर सकते हैं ऐसे। या आप अपने 90 डिग्री रख सकते हैं। हाथ को ऐसे रखें वो आपके ऊपर है। अगर आप गिर रहे हैं तो इससे सपोर्ट ले लीजिए और आपका बैलेंस अगर ठीक है तो आप जस्ट ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और टच कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। इस पोजीशन में कुछ देर होल्ड करना है एंड वापस बैक टू बैक धीरे धीरे नॉर्मली पैर को फोल्ड करते हुए धीरे 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 वापस नॉर्मल पोजीशन में जाना है। तो ये हो गया आपका हलासन। फिर से अगर आपको थोड़ा रेस्ट करना है जस्ट आप शवासन की पोजीशन में चले जाइए। शवासन का नाम से ही आपको जैसे पता चल रहा है, मतलब शव मतलब मुर्दा की तरह, बिल्कुल आप शव की तरह हो जाइए। हाथ पैर ढीले छोड़ देना है और पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ आपको सांसों पे होना चाहिए। आंख बंद कर लीजिए, ठीक है। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। थोड़ा देर अपने पैर हाथ सबको लूज छोड़ दीजिए एंड ये हो गया आपका रेस्ट। क्योंकि आप कोई भी योगा करते वक्त अगर थक जाते हैं तो सबसे बेस्ट है रेस्ट के लिए वो है शवासन। शवासन कर लीजिए। फिर से वापस स्टार्ट कीजिए। आप फिर से सर्वांगासन स्टार्ट कीजिए, फिर से हलासन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस हम लोग स्टार्ट करेंगे, सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन के साथ ही हम फॉलो करेंगे हलासन को भी ऐसे। देखिए ये हो गया आपका सर्वांगासन। कुछ देर हम सर्वांगासन में रहते हैं। आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा और मजा आने लगेगा योगा करने में। आप चाहेंगे कि कुछ दिन हम ऐसे ही रहें तो आपको अच्छा लगने लगेगा। कुछ देर यहाँ पे होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे इसको हलासन की पोजीशन में ले जाइए, ठीक है। यहाँ पे हाथों को लॉक कर लीजिए, नहीं तो खुला छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। फिर वापस से हलासन की पोजीशन में से वापस आप सर्वांगासन की पोजीशन में आ सकते हैं। और फिर सर्वांगासन से धीरे धीरे आप नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हैं। तो ये सर्वांगासन और हलासन ये दोनों आप कॉम्बो में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जब आपको मजा आने लगेगा योगा करने में तो आप ऐसे ही कीजिएगा, क्योंकि आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आसन है आप थायराइड के लिए कर सकते हैं, वो है सेतु बंधासन। हमने पहले भी कर रखा है सेतु बंधासन में। आप जस्ट अपने दोनों पैरों को इस पोजीशन में ले आइए, जस्ट यहाँ पे ऐसे, जहाँ पे आपका हाथ जो है जस्ट यहाँ पे इसके पैरों के पास में टच हो रहा है, इतना भी आप इतने दूर तक ला सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे बहुत ज्यादा इधर नहीं हो पा रहा तो आप ऐसे भी नॉर्मली रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे अपने हिप को ऊपर उठाते हुए जितना हो सके आप हिप को अपने ऊपर उठाइए, ठीक है। ये आपका सेतु बंधासन हो गया।
और आप चाहें तो एक और तरीके से कर सकते हैं कि आप ये दोनों पैरों को यहाँ पे दोनों पैरों को इस हाथ से पकड़ सकते हैं, इस हाथ को इस एंगल को पकड़ना और इस हाथ से इस एंगल को पकड़ना, और आप अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करते जाइए। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाना है, कुछ देर होल्ड रखिए। एंड वापस सांस छोड़ते हुए नॉर्मल। फिर से सांस लेते हुए ऊपर, ये भी आपका जो यहाँ पे चिन्ह है आपका चेस्ट की तरफ, ये लॉक हो जाता है आपका गर्दन, तो इसलिए थायराइड के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है आसन। ये आपके बैक पेन के लिए भी, जैसा कि हमने अपने बैक पेन के वीडियो में आपको बताया, ये बैक पेन के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। तो फिर से वापस नॉर्मल पोजीशन में सांस छोड़ते हुए जा सकते हैं। तो ये है आप सेतु। नेक्स्ट जो आसन करेंगे वो है हम मत्स्यासन करने वाले हैं। मत्स्यासन आप पैर ऐसे फैलाकर भी कर सकते हैं या फिर पैर ऐसे फोल्ड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है सबसे पहले हम पैर खोल कर करने वाले हैं। इसमें जो है आपका गर्दन जो है वो आपका रोल करते हुए आप पीछे से ले जाइए, और ये जो आपका है ये कूहनी पे यहाँ पे प्रेशर देना है। इसके थ्रू आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है। गर्दन जितनी हो सके आप इधर, ये जो आपका जो सर है वो यहाँ पे होगा और आपका ये गर्दन स्ट्रेच होगा ऊपर की तरफ। तो इसको रोल करते हुए ऐसे लेके जाना है। फिर वापस रोल करते हुए वापस। ये आप चाहे तो पैर को फोल्ड करके भी कर सकते हैं, हाथ को ऐसे, नहीं तो हाथ को आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे कीजिए, और नहीं तो ऐसे। आपको ज्यादा आरामदायक आपको पैर फैलाकर करना। फिर से हम करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा जो कोहनी है इसको यहाँ पे प्रेशर देते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और आप अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर जाना है। चेस्ट को ऊपर लेके जाना है और गर्दन को पीछे की तरफ, या जो आपका जो सर होगा वो यहाँ पे होगा। धीरे धीरे आप रोल करेंगे, फिर आप रोल बैक करते हुए सर को नॉर्मल पोजीशन। ये आपका मत्स्यासन है। फिर से करेंगे, चेस्ट को ऊपर, गर्दन को ऐसे, फिर से आप नॉर्मल। ये थायराइड के लिए और भी जो दूसरे आसन है वो उसमें आता है आपका भुजंगासन और धनुरासन। ये भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है थायराइड वालों के लिए। तो जिनको थायराइड का इश्यू है वो भुजंगासन भी कर सकते हैं और धनुरासन भी कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन में आप पेट के बल आप सबसे पहले लेट जाइए, ठीक है। ये हो गया पेट के बल, और आपका हाथ जो है ये दोनों चेस्ट के पास में ऐसे, ये जो हाथ जो है आपका दोनों चेस्ट के पास में, ये जो दोनों पैर है दोनों जॉइंट रखिए, ठीक है। और ये आपका अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को ऊपर उठाते हुए सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, गर्दन पूरी तरह से ऊपर स्ट्रेच होनी चाहिए, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए ऐसे। ये हो गया आपका भुजंगासन। धनुरासन में क्या करेंगे आप, इस पैर को, धनुरासन में आप क्या करेंगे, धनुरासन में आप इसी तरह से पेट के बल लेटे रहेंगे और इस पैर के टो को आप इस हाथ से या फिर यहाँ पे एंकल पे पकड़ सकते हैं, और इस पैर के टो को या फिर एंकल को आप इस हाथ से पकड़ सकते हैं और अपनी बॉडी को और पैर को जितना हो सके ऊपर की तरफ पुश कीजिए सांस लेते हुए, एकदम धनुष के आकार की तरह। जैसे धनुष होता है इसलिए इसका नाम धनुरासन है।
फिर वापस धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में सांस छोड़ते हुए। फिर से आप गहरी सांस लेते हुए, फिर से आप सांस छोड़ते हुए। तो ये आप धनुरासन भी रिपीट कर सकते हैं। जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक्यूप्रेशर। जैसा कि आप लोग मोस्ट ऑफ द पीपल आप लोग जानते होंगे कि थायराइड के लिए एक्यूप्रेशर आप कहाँ पे किस पॉइंट पे आपको प्रेस करना है ताकि वो थायराइड के लिए बेनिफिशियल होता है। तो थायराइड फिर भी मैं बता दे रही हूँ, इसमें जो होता है आपका जो ये अंगूठा जो है, इस अंगूठे के नीचे वाला एरिया, क्लोजअप करके बताती हूँ मैं। ये जो आपका ये अंगूठा के ये जो नीचे वाला ये जो एरिया होता है वो है आपका थायराइड के लिए। ये आपका गर्दन के लिए होता है, ये थायराइड के लिए होता है, ये दोनों हाथों में, ठीक है। ये जो आपका पैर में है, इवन पैर में भी ये जो आपका हो गया, ये अंगूठे के जो नीचे वाला एरिया हो गया, ये आपका एक्यूप्रेशर हो गया, ये आपका हो गया थायराइड के लिए, दोनों पैरों में अंगूठे के नीचे। तो अगर आप जब भी बीच में आपको टाइम मिले तो आप 2-3 बार आप कम से कम ये जो होता है, ये जो एरिया है आप इसको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट के लिए आप प्रेस कर लीजिए। इधर भी ये आपका थायराइड के लिए, तो ये आप कर सकते हैं, इफेक्टिव होता है। उसी प्रकार से आप अपने पैरों में भी, जहां आपको बताया मैंने, वहां पे भी आप कर सकते हैं, प्रेस कीजिए। तो ये बीच बीच में आप ये भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है आहार, डाइट। डाइट भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है आपके थायराइड के लिए वो होता है धनिया का सेवन। धनिया यानी कोरिएंडर लीव्स या फिर कोरिएंडर। अगर आपका धनिया पत्ता मिल रहा हो, कोरिएंडर लीव्स मिल रहा हो, तो वो आप अपने खाने में ज़रूर यूज़ कीजिए। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है थायराइड वाले के लिए। अगर आप हो सके तो धनिया के पत्ते को आप अगर पीस कर मॉर्निंग में, अगर पीस कर पानी में मिलाकर उसे थोड़ा छान कर अगर आप पीते हैं मॉर्निंग में खाली पेट, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और अगर धनिया पत्ता, कोरिएंडर लीव्स अगर नहीं मिल रहा है तो कोरिएंडर्स के जो बीज होते हैं, जो धनिया का बीज होता है, आप उसे भी क्या कर सकते हैं, रात में 1 चम्मच पानी में, 1 गिलास पानी में आप भिगोकर उसको रात भर फूलने के लिए छोड़ दीजिए। एंड मॉर्निंग में उसको क्या कर सकते हैं, आप कूट कर, या फिर अगर आप वो धनिया के बीज को अगर आप कूट कर भी आप अगर पानी में डाल के थोड़ी देर उसको रात भर अगर फुला कर रखते हैं, तो सुबह उसको आप छान कर बस उसको पी लीजिए खाली पेट में, तो वो भी बहुत ही फायदेमंद है। और दूसरा चीज़ है कि आपको और जो दूसरा होता है वो आपका दही जो होता है, कर्ड ये बहुत ही इफेक्टिव होता है थायराइड वालों के लिए, क्योंकि थर्ड जो होता है आपके आयोडीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। आपका पनीर बहुत अच्छा सोर्स होता है सेलेनियम का, तो वो आप ले सकते हैं। दूध से बनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को इस थायराइड के साथ कुछ और भी बीमारियां होती है जिसमें दूध दही खाना मना होता है। तो आप उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपको और क्या क्या चीज़ें इशू है, तो बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्ट न कर जाए। तो ये चीज़ें आप कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। लेकिन ये कुछ आहार हैं जो आप ले सकते हैं। एंड कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है सोया से बनी चीज़ें। सोया से बनी चीज़ें आप बिल्कुल ही ज़्यादा परहेज कीजिए, इस बात को नहीं खाइए उसको, वो बहुत ही हार्मफुल होता है आपके लिए। एंड दूसरा जो है ग्लूटीन जो होता है वो आपको गेहूँ के आटे में मिलता है, तो आप उसको अवॉइड करके उसकी जगह आप मल्टीग्रेन यूज़ कर सकते हैं या फिर होल ग्रेन यूज़ कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ को, ग्लूटीन को अवॉइड कीजिए। तो ये कुछ है, चलिए तो इन सारे आसनों की प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहिए। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।